हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारी 12वीं कक्षा का अध्याय 13, जिसके आज हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न भाग 10 के अंतर्गत। यानी कि आज हम देख रहे हैं हमारा जो 13 चैप्टर हमने पढ़ा, 13वां अध्याय हमने पढ़ा, जिसमें हमने पादप वृद्धि के बारे में पढ़ा कि भाई जो हमारे वृक्ष होते हैं, पादप होते हैं, जो हमारे ट्रीज होते हैं, उसमें किस तरह के से वृद्धि पाई जाती है, किस तरीके से ग्रोथ होती है, कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो उनकी वृद्धि को रोकते हैं और कौन से ऐसे हार्मोन होते हैं जो उनकी वृद्धि को बढ़ाते भी हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आंसर, जिसका आंसर अब हमें आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हाँ या ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले जिस पादप हार्मोन की खोज हुई वो कौन सा हार्मोन है? तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में, तो मैंने बताया था एक कोई हार्मोन है जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी। बच्चों याद कर लो, बहुत सारे प्रयोग भी हुए थे। वेंट का प्रयोग हुआ था, भाई हमने एक टुकड़ा काटा था, फिर उस पर अगार लगाया, फिर हमने उसको प्रकाश की तरफ हमने उसको कर दिया, मोड़ दिया, हाँ या ना। शीर्ष प्रभाविता भी हमने देखी थी उसी से रिलेटेड। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑक्सीन। क्या होगा? ऑक्सीन ऐसा हार्मोन है जो सबसे पहले जिसकी खोज हुई। क्लियर बात? नेक्स्ट पे आते हैं। पत्ता गोभी में रोजेट पादप को जो लंबे प्ररोह होते हैं, जो प्ररोह होता है उसके लंबे प्ररोह में परिवर्तित करने के लिए पत्ता गोभी के रोजेट पादप को, ठीक है, रोजेट पादप होता है पत्ता गोभी का, उसमें लंबे प्ररोह को परिवर्तित करने के लिए किसका छिड़काव किया जाएगा? जो कि क्या करेगा, प्ररोह को लंबाई के लिए परिवर्तित करना है हमें। तो कौन सा हार्मोन है जिसका छिड़काव उस पर किया जाए? तो इसका एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, इसका आंसर होगा हमारा GA हार्मोन। क्लियर बात? नेक्स्ट पे, गैसीय अवस्था में जब ये वाली बात आ जाए तो सीधा दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये तो इथाइलिन के बारे में ही बात हो रही होगी, क्योंकि यही एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो गैसीय अवस्था में मिलता है। तो गैसीय अवस्था में मिलने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन नहीं होता है, जिब्रेलिन भी नहीं होता है, साइटोकाइनिन भी नहीं होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन इट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इथाइलिन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पतझड़ के समय पौधों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है? पतझड़ के समय पौधों में, ठीक है, कौन सा हार्मोन? आपको पता है ना, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, जो कि जो होती है ना अपनी अनुकूल अवस्था, ठीक है, और एक होती है प्रतिकूल अवस्था। दो तरह की अवस्थाएं होती है। अनुकूल अवस्था जो मेरे लिए फेवरेबल हो, जैसे कि सर्दी है बाहर, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा तापमान ऐसा करे जहाँ पर तापमान थोड़ा बढ़ा दे, तो वो जगह मेरे लिए भी फेवरेबल होगी। ठीक है, प्रतिकूल अवस्था क्या होगी? सर्दी में भी बहुत ज़्यादा सर्दी होना और वो मुझसे सहन नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही पादप भी और जंतु भी प्रतिकूल और अनुकूल अवस्था के लिए अपनी रिएक्शंस देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हाँ या ना। तो ये पूछ रहा है कि पतझड़ के समय, यानी कि प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, पतझड़ के समय पौधों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों ABA हार्मोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय हार्मोन होता है प्रतिकूल अवस्थाओं में। शीर्षस्थ प्रभाविता, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शीर्षस्थ प्रभाविता पूछी जाती है, इसमें कार्य करने वाले हार्मोन के बारे में भी पूछा जाता है, किस तरीके से अपन उसको शीर्ष प्रभाविता कहते हैं ये भी पूछा जाता है। सो प्लीज़ आप जब वापस से मेरे चैप्टर का वीडियो देखो तो इस टॉपिक पे, है ना, ऑक्सीन का जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था। ठीक है, ऑक्सीजन का किस तरीके से प्रभाव होता है एक प्लांट पे, वो सब चीज़ें आपको देखना है। कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से क्रियाविधि होती है जो ऑक्सीजन के द्वारा प्रभावित होती है, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो शीर्ष प्रभाविता भी एक किसका रीज़न है? ऑक्सीजन के कारण ही शीर्ष प्रभाविता होती है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप हार्मोन को अभी तक पृथक नहीं किया गया है? देखो बच्चों, मैंने पहले भी बोला है,
प्रश्न को हमेशा सही तरीके से पढ़ें ताकि आप उसका आंसर जो है वो उचित दे सके। आप यदि क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आंसर आप नहीं कर पाओगे, हाँ है ना। हो सकता है आप नहीं भूल जाओ, हो सकता है पृथक्करण के बारे में पूछ रहा है, वही चीज़ ना पढ़ो, वही चीज़ आप नेगलेक्ट कर दो, वही चीज़ आप अवॉइड कर दो, हाँ है ना। तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस पादप हार्मोन का अभी तक आइसोलेशन नहीं हुआ है या पृथक्करण नहीं हुआ है, या उसको कहीं से पृथक नहीं किया गया है। ऑक्सिन को हमने खोज लिया, साइटोकाइनिन को भी देख लिया, जिब्रेलिन को भी देख लिया, केवल फ्लोरीजन जो है, ठीक है, फ्लोरीजन जो हार्मोन है या फ्लोरीजन जो हार्मोन है वो है जो अभी तक पृथक नहीं किया गया है। तो इसका आंसर आएगा ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल शीर्ष की वृद्धि को संदमित करने वाला हार्मोन कौन सा है। जो मूल शीर्ष की जो शीर्ष प्रभाविता होती है वो होती है, मूल शीर्ष की प्रभाविता को संदमित कर सकता है वो है सिर्फ हमारा ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन इट्स ए राइट आंसर। नेक्स्ट, खेतों में द्विबीजपत्री खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब ये पढ़ाया था, ठीक है, जब इसके बारे में हमने संश्लेषित ऑक्सिन के बारे में हमने पढ़ा था, तब भी मैंने तुमको बताया था कि ये अच्छे से पढ़ लेना। तो इसका आंसर आएगा 2,4-D। और बच्चों अब मुझे, वैसे तो मैं अभी आपको बता सकती हूँ 2,4-D का फुल फॉर्म, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 2,4-D का वो क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी आप बनाएंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में तो स्ट्रक्चर बना लीजिएगा ईमानदारी के साथ। देखो ईमानदारी ही है, आप मेरे सामने नहीं हो अभी, ठीक है, मैं आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन जब मैं ईमानदारी से अपना कार्य कर रही हूँ तो आप भी उतनी ही ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। बस मुझे यही विश्वास है कि आप जो मैं बोलती हूँ आप वो करते हो, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। तो आप इस 2,4-D का डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है, और फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर बात? फिर मैं उसका नाम भी लूँगी, जिस बच्चे ने किया है मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई भी करूँगी और नाम भी लूँगी। ठीक है, यही मेरा एक रिवॉर्ड होगा आपके लिए। पादपों में किस वृद्धि नियंत्रक को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? अभी अपन ने बात करी थी थोड़ी देर पहले ही, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ABA हार्मोन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, फाइटोक्रोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है भाई, फाइटोक्रोम जो है वो वैसे हार्मोन होते हैं जो सनलाइट से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, जिसमें कुछ क्रोमोजन पाए जाते हैं, यानी कि जो कलर पिगमेंट से रिलेटेड होते हैं, पुष्प के लिए वो होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो फाइटोक्रोम्स होते हैं। तो इसकी खोज जो है वो करी है बॉर्थविक एंड हेंड्रिक्स ने। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी कि अब हमें जो आंसर करना है वो करना है फर्स्ट या फिर 2 लाइन्स में, यानी कि मतलब 1 या 2 लाइन में आंसर, 1 या 2 लाइनों में हमें आंसर देना होता है। समग्र वृद्धि काल से आप क्या समझते हैं? क्योंकि बच्चों अपन को पता है कि जो 13 चैप्टर अपन ने पढ़ा है उसमें से कुछ टॉपिक अपन ने नहीं पढ़ा, जैसे वसंतीकरण नहीं पढ़ा, हमने ग्राफ नहीं पढ़ा, ठीक है, कि भाई किस तरीके से जो ग्रोथ कर्व होता है उसका ग्राफ नहीं पढ़ा था, ग्रोथ कर्व क्या होता है, मतलब समग्र वृद्धि क्या होती है, ये भी हमने नहीं पढ़ा। तो जो क्वेश्चन जो चीज़ें मैंने आपको चैप्टर में नहीं पढ़ाई है वो मैं क्वेश्चन आंसर के जरिए यहाँ अच्छे से पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन आंसर के जो अपने वीडियोस हैं वो भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने उसमें नहीं पढ़ाई है वो मैं आपको कोशिश करूँगी कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको संतुष्ट करने के लिए कार्य करूं। ठीक है, तो समग्र वृद्धि काल, देखो समग्र यानी कि अपन बात करते हैं संपूर्ण वृद्धि काल। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि संपूर्ण वृद्धि काल, तो जो भी पौधा है वो एक छोटे से लेवल से लेकर के पूरा ग्रोथ और उसका अंत तक, ठीक है, जो उसका अंत होगा यानी कि वो डिक्लाइन हो जाएगा, वो एक पूरी जो ग्रोथ होती है स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, है ना, प्रारंभ से अंत तक की जो उसकी ग्रोथ होगी वो उसकी समग्र ग्रोथ कहलाती है। आइए अपन देखते हैं उसको उसकी लैंग्वेज में। अधिकतम वृद्धि काल, ठीक है, पूरा मतलब जितना भी वृद्धि काल, अधिकतम वृद्धि काल का मतलब जब तक वो सरवाइव कर सकता है। ठीक है, अधिकतम वृद्धि काल जैसे कि मान लो अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना चल रहा है, मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है, उसको कोरोना हो गया है ना, उसको कोरोना हुआ, कुछ समय तक उस पर कोई सिम्टम्स नहीं आए, ठीक है, फिर
कुछ समय बाद उसमें सिम्टम्स आए, फिर कुछ समय बाद उसमें थोड़े से ज़्यादा सिम्टम्स आए कि उसमें सहन नहीं हुआ, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र था, जो इम्यून सिस्टम था, वो जवाब दे गया, आगे वो कार्य नहीं कर पाया। तो उसने अधिकतम वृद्धि काल, मतलब उस व्यक्ति की अधिकतम वृद्धि काल कब तक रहेगी, जब तक वो सर्वाइव कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझा रही हूँ कि अधिकतम वृद्धि काल अपन किसको कहते हैं। जब तक आप सर्वाइव करते हो, जब तक आप जीवित रहने की कोशिश करते हो, तब तक आपका अधिकतम वृद्धि काल होता है, या फिर ऐसी ग्रोथ जो अपने हाईएस्ट पीक पर होती है। ठीक है, ऐसी ग्रोथ, उसके बाद अब कोई ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है भाई, उसके बाद अब कोई ग्रोथ नहीं होगी, उसने अधिकतम ग्रोथ ले ली है कि हाँ अब बस मेरी लिमिट खत्म है ना, उसको भी अपन अधिकतम ग्रोथ से ही बोलते हैं। तो अधिकतम वृद्धि काल जिसके दौरान अधिकतम वृद्धि होती है, समग्र वृद्धि काल कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो 15 वर्ष की आयु तक अधिकतम वृद्धि कर लेता है। ठीक है, अधिकतम वृद्धि कर लेता है, तो ये उसका समग्र वृद्धि काल हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने क्या बोला, अधिकतम वृद्धि काल जिसके दौरान अधिकतम वृद्धि होती है, समग्र वृद्धि काल या ग्रांड पीरियड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ कहलाता है। क्लियर बात? कौन सा पदार्थ फलों को कृत्रिम परिपक्वन के लिए प्रयोग में किया जाता है? जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, मैंने बार बार जोर दिया था कि ये परिपक्वन वाला जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से आ सकता है, इस पे गौर कीजिएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इथाइलिन इसका आंसर है। इसको इथाइलिन के द्वारा अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियली फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को, है ना, राइपन कराते हैं, यानी कि उनको कृत्रिम रूप से परिपक्व कराते हैं। क्लियर बात? किसके द्वारा? इथाइलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शीतन उपचार। ये भी हमने नहीं पढ़ा था, शीतन उपचार। ठीक है, शीतन उपचार के लिए अनुकूलतम तापक्रम कौन सा होता है? बच्चों, शीतन उपचार का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है इसके बाद बसंत ऋतु आएगी। ठीक है, मतलब अभी ऐसा समय चल रहा है, शीत उपचार में क्या होगा कि पूरी पत्तियां जो होती है, ठीक है, वृद्धि काल में एक समय ऐसा आता है कि जब पूरा पत्तियां वगैरह झड़ जाती है, उसके अमीनो एसिड बनना बंद हो जाते हैं, फिर उसको एक शीत में रखा जाता है या शीत तापक्रम पर रखा जाता है। उस तापक्रम पर क्या होता है कि उसमें अंकुरण की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। वो अंकुरण की क्षमता अपने आप में स्टोर करता है शीत उपचार के दौरान, और उस समय के बाद जब वो शीत उपचार खत्म हो जाता है और जब हमारा बसंत ऋतु आती है तो उसमें क्या होता है, फ्लावरिंग होती है, अंकुरित होता है, अंकुरण होता है। तो इसको हम कहते हैं शीत उपचार कहते हैं। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि भाई शीतन उपचार के लिए अनुकूलन तापक्रम को बताना है, हमें टेम्परेचर बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो टेम्परेचर होगा हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर बात? नेक्स्ट है हमारा जियाटिन क्या है? इस पे भी हमने पढ़ा है। जियाटिन क्या है? एक साइटोकाइनिन है ना, साइटोकाइनिन है, प्रथम साइटोकाइनिन है, और 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो नेचुरली अकरिंग है, यानी कि नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और प्रथम साइटोकाइनिन है। तो याद रखना, जियाटिन क्या है? एक साइटोकाइनिन है। कैसा है? प्रथम साइटोकाइनिन है और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला है। क्लियर बात? नेक्स्ट, वर्नेलिन क्या होता है? वर्नेलिन भी हमने नहीं पढ़ा था, तो वर्नेलिन क्या है? वर्नेलिन पुष्पन क्रिया को प्रारंभ करने वाला होता है। ठीक है, ये क्या है? सबसे पहले बात, वर्नेलिन पुष्पन क्रिया, जो पुष्प खिलते हैं उसकी क्रिया को बढ़ाने वाला होता है, और फ्लोरोजिन जो होता है, फ्लोरीजन जो हार्मोन है उसका प्रारंभ, ठीक है, उसका पूर्वगामी है, यानी इससे पहले आया वाला। ठीक है, यानी कि जो फ्लोरोजिन हार्मोन है, उससे पहले जो हार्मोन आया था पुष्पन क्रिया में जो हेल्प करने वाला था, उसका नाम क्या है? वर्नेलिन। क्लियर बात? नेक्स्ट देखते हैं, जीर्णता व रंध्रों को बंद करने वाला हार्मोन। ये हमने अच्छे से पढ़ा है कि ऐसा हार्मोन बताओ जो जीर्णता और रंध्रों को बंद कर दे। ठीक है, उस समय हमने देखा था कि क्या होता है कि रंध्र बंद हो जाते हैं तो क्या होता है कि पानी का निष्कासन रुक जाता है, वायु का निष्कासन रुक जाता है। क्या होता है उस कंडीशन में? कौन सा हार्मोन कार्य करता है? साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल।
ठीक है। एब्सिसिक अम्ल तो आपको वैसे भी याद रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, वहाँ पर भी स्ट्रेस कर रहा है ना, स्ट्रेस ही तो हो रहा है, तो ये वाला हार्मोन तो आएगा ही आएगा। और साइटोकाइनिन जीर्णता में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिन का रासायनिक नाम। तो बच्चों मैंने आपको पहले कहा था कि जितने भी आपसे रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम पूछे उनको एक पेपर पे बनाओ, दीवार पे चिपकाओ, और जब भी समय मिले उसको घूमते, फ़ोन पे बात करते हुए, पढ़ते हुए, खेलते हुए, जहाँ पर भी आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो उनको एक नज़र डालते जाओ। और रात को जब आप सो, आंखें बंद करो, उसको रिकॉल करो कि हाँ ये चीज़ का ये आंसर होगा, ठीक है। ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। मैं गारंटी देती हूँ कि पूरे होल लाइफ तुम ये चीज़ें नहीं भूलोगे यदि इस तरीके से पढ़ाई करोगे। तो काइनेटिन का रासायनिक नाम अपन को बताना है, तो 6-फॉरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, 6-फॉरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन। अब बच्चों रटने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर तुम्हें याद होगा ना तो ये नाम अपने आप याद हो जाएगा, या फिर तुम्हें इसका नाम याद है तो स्ट्रक्चर तुम बना लोगे। देखो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, हम कहते हैं ना एक दूसरे के लिए अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना। तो जब तुम्हें स्ट्रक्चर पता है तो नाम अपने आप निकाल सकते हो, नाम पता है तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से अध्ययन करो, अच्छे से पढ़ो, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ना, ठीक है, फिर कोई मज़ेदारी नहीं, कुछ भी नहीं बन पाओगे। 2 संश्लिष्ट ऑक्सीजन के नाम बताने, ठीक है। ऑक्सीजन के हमने बहुत सारे नाम देखे थे जिसमें से हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो इंडोल 3 ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक है, और हमारा हो गया नैफ्थेलिन एसिटिक एसिड। ये 2 वैसे भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और 2,4-D भी एक एग्जाम्पल है इसका, देख सकते हो तुम। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन यानी कि जब निषेचन का अभाव हो और बीज बन जाए, तो किस हार्मोन द्वारा प्रेरित किया जा सकता है, यानी कि पार्थोजेनेसिस को या फिर अनिषेक फलन को हमें क्या करवाना है, हमें प्रेरित कराना है, तो कौन सा हार्मोन वहाँ काम आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर हमारा होगा ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ठीक है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन ऐसा हार्मोन है जो अनिषेक फलन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। प्रसुप्ति किसे कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा प्रसुप्ति किसे कहते हैं। तो अच्छे से देख लो बच्चों, बीजों की शरीर क्रियात्मक रूप से निष्क्रियता की स्थिति में अवस्था प्रसुप्त अवस्था कहलाती है, यह परिघटना प्रसुप्ति कहलाती है। क्या हुआ, बीजों की जो शरीर क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि जो अंकुरण होता है बीजों में, ठीक है, बीजों में अंकुरण होता है, वहाँ पर क्या होता है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, अंकुरित नहीं हो पाते हैं, वो अपनी स्थिति में क्या होते हैं, कुछ समय के लिए वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं कि अब मैं कुछ कार्य नहीं करूँगा, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं थोड़े समय तक सोना चाहता हूँ, कोई भी मुझे तंग ना करे, जब मैं उठूँगा तो मैं बहुत फ्रेश फील करूँगा, तब जाके मैं आराम से अंकुरण भी करूँगा, पुष्प भी बनाऊँगा, फल भी बनाऊँगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोला, ये एक बीज था, इस बीज ने बोला कि अब मुझसे कोई भी काम ना हो पाएगा, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, जब मैं सो के उठूँगा तो मैं अंकुरण भी करूँगा, मैं फल भी बनाऊँगा, है ना, मैं पुष्प भी बनाऊँगा। तो ऐसी स्टेज जब कोई भी बीज रेस्टिंग फेज में हो, जब वो आराम करने की वो शयन वाली अवस्था में हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रसुप्ति काल, ठीक है। अब इसमें सुन लो, बीजों की शरीर की क्रियात्मक रूपता जो है वो निष्क्रिय हो जाए, निष्क्रियता की जो स्थिति है या अवस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रसुप्ता अवस्था कहते हैं। और ये जो परिघटना है, जो ये प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी, प्रसुप्ति यानी कि डोरमेंसी कहलाएगी, ठीक है। डोरमेंट हो गया, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोटोब्लास्टिक बीज किसे कहते हैं। देखो फोटो यानी कि हम बोल रहे हैं फोटो, है ना, फोटोब्लास्टिक, ठीक है, फोटोब्लास्टिक। फोटो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि भाई कुछ सूर्य के प्रकाश से रिलेटेड बात है ना, कुछ किरणों से, कुछ जो रेज हैं उससे रिलेटेड बात है, और उसमें वाले बीज की बात है जो सूर्य के प्रकाश में ही कार्य करेगा। आओ देखते हैं क्या है, वे बीज जिनका अंकुरण प्रकाश की अवधि, ठीक है, उस बीज की अंकुरण, कोई भी बीज है उसका जो अंकुरण है उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा, ठीक है, प्रति अति संवेदी,
यानी कि जो प्रकाश के हम बोल सकते हैं कि प्रकाश की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में किसी बीज के अंकुरण की गुणवत्ता देख ले हम और उसकी स्थिति देख ले, तो वो जो कंडीशन है वो क्या कहलाएंगे, वो जो बीज है उस कंडीशन की वो कहलाएगी फोटोब्लास्टिक बीज। यानी कि वे बीज जिनका अंकुरण प्रकाश की अवधि, उसकी गुणवत्ता, मात्रा के प्रति अति संवेदी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो प्रकाश के लिए, सूर्य की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, अंकुरण की अवस्था बहुत सेंसिटिव हो, तो ऐसे जो बीज हैं वो फोटोब्लास्टिक बीज कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लघुद्रात्मक प्रश्न। अब आ गए हमारे 5 से 6 लाइन में या उससे थोड़ी सी ज़्यादा, या चित्र डाल सकते हैं हम, वैसे क्वेश्चन आ गए हैं। सिग्मोइड वृद्धि चाप क्या होता है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, तो अभी अच्छे से समझ लेना बच्चों। क्या होगा, इधर देखो, ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, हम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है, ठीक है। सिग्मोइड जो होता है बच्चों वो इस तरीके का कर्व होता है, ठीक है। ये तो मैंने काफ़ी ऐसे घुमा दिया है, लेकिन ये आप देखोगे तो इस तरीके का होगा, ठीक है। ये सिग्मोइड का है, देखो ऐसा लग रहा है एस टाइप का, इसको मैं हटा देती हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहां देखो वापस से, यहां से करती हूं, मुझे वैसे फिर ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिग्मोइड, सिग्मोइड यानी कि एस, सिग्मोइड अपन ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, एस आकार का दिख रहा है ये, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, ये किसी भी चीज की वृद्धि को इंगित कर रहा है। ये जो कर्व है ना, ये जो ग्राफ अपन ने बनाया, जो कर्व बनाया है, जो सिग्मोइड कर्व बनाया है, वृद्धि ग्रोथ कर्व बनाया है अपन ने, ये क्या कर रहा है, उसकी वृद्धि को इंगित कर रहा है, ठीक है। सो ये जो जीरो लेबल है, ठीक है, ये जो जीरो लेबल है, ठीक है, यहां तक का, यहां तक होता है लॉग फेज। हिंदी में, इंग्लिश में लिख रही हूं क्योंकि आपको यहां पर भी लिखा हुआ है, फिर आप देख लीजिएगा। ये होती है लैग फेज, ठीक है। ये होती है हमारी स्टेशनरी फेज, और ये ऐसे जाके अब यूं जब आएगा, ठीक है, ये होगी हमारी डिक्लाइन फेज। क्लियर बात। अब क्या होगा, सुन लो, पहले सुन लो तो ये फेज समझ में आ जाएंगे आपको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ या ना बच्चों। क्या होगा, देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। किसी भी वृद्धि के जो कर्व होता है, ग्राफ होता है, उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। एक होती है लॉग फेज, जिसको हम बोलते हैं लैग फेज, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये होगी लॉग और ये होगी लैग। अब आपको याद करने का तरीका, जैसे मैं भूली वैसे आप भी भूल सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, लैग, अब ये जो इंग्लिश को समझता हो, जिसको इंग्लिश में परेशानी ना हो, उसके लिए है, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आप आराम से कर सकते हो कि ये जो फेज है वो है मंद वृद्धि काल। मंद क्यों है ना, क्वेश्चन ये आना चाहिए दिमाग में कि मैम ये तो बताओ कि मंद वृद्धि काल हम इसको क्यों बोल रहे हैं। बच्चों मंद का मतलब होता है धीमी धीमी, है ना, मंद का मतलब होता है धीमी धीमी। अपन एक और स्लाइड ही ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे ऐसे पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आता। अब बिल्कुल सही बने, ये हो गया हमारा लैग फेज यानी कि मंद वृद्धि काल, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉग फेज, ये हो गया स्टेशनरी फेज। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। देखो लैग फेज जो है बच्चों, यहां से यहां तक आप देख रहे हो कर्व अपन का यूं उठता जा रहा है ना, ऊपर की तरफ, यानी कि वृद्धि जा रही है। ये वृद्धि है जो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, ये ग्रोथ की तरफ जा रहा है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है।
पहले जो ग्रोथ है वो यहां से यूं धीरे धीरे, देखो अच्छे से देखना, यहां से स्टार्ट करी इसने, अरे भाई क्या बात है, यहां से स्टार्ट करी, धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे, यानी कि मंद मंद, धीमे धीमे, बहुत स्लो स्लो चल रहा है। स्लो स्लो क्यों चल रहा है? क्योंकि एनर्जी नहीं है। एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि इसने कुछ खाया ही नहीं है ना, इसने कुछ भी नहीं खाया। वृद्धि कैसे होती? जब तुम में अंदर पोषण हो, तुम में मिनरल हो, तुम में वाइटामिन्स हो, है ना, ये सब चीज़ें होती है भैया। वसा हो, तुम्हारे पास प्रोटीन हो, खनिज लवण हो, जल हो, ये सब चीज़ें तुम्हारी बॉडी में होगी, तभी तो तुम भाग दौड़ पाओगे। हाँ है ना, सेम कंडीशन इधर भी है। इसको अभी कोई भी पूर्ति नहीं हुई है, जो इसको चाहिए वो अभी नहीं मिला है। धीरे धीरे ये क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है वाइटामिन्स को, मिनरल्स को, खनिज लवण को, वसा को, जल को धीरे धीरे ले रहा है। तो ये जो अवस्था होगी जब ग्रोथ जो है, यहाँ पर जो ग्रोथ है बच्चों, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? शून्य से, जीरो से। इस अवस्था में जो ग्रोथ होती है वो जीरो होती है, शून्य होती है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो आगे की तरफ, धीरे धीरे हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, धीरे धीरे हमारी ग्रोथ जो है बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पर ये जो लॉग फेज है, यहाँ पर इसने वृद्धि बहुत ज़्यादा करी है ना, बहुत अच्छे से खाया है, बहुत अच्छे से पिया है, बहुत अच्छी तरीके से इसने अपनी लाइफ जी है, तो इसने यहाँ पर वृद्धि भी बहुत अच्छी करी है ना। तो ये क्या हो गया इसका? वृद्धि काल, अधिकतम वृद्धि काल, यानी अच्छी वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमने जैसे धीरे धीरे खाना स्टार्ट किया होता है तो हमें थोड़ी सी एनर्जी आती है, हम खूब सारा खा लेते हैं, हम दौड़ लेते हैं। फिर क्या होता है, कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है ना कि अब बस ना तो मुझे ग्रोथ चाहिए, ना मुझे खाना चाहिए, अब मैं एकदम ठीक हूँ, जो है ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गई? स्टेशनरी, यानी ये क्या हो गया? स्टैंड हो गया। अब यानी कि अब ये रुक गया। ठीक है, अब ये एक ही अवस्था में है। मान लो यहाँ पर इसकी वृद्धि जो है 4 हो गई, मान लो 4 हो गई, तो ये 4 पे ही स्थिर हो गया, अभी आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, अब क्या होगा भाई? धीरे धीरे बहुत सारा खाना हमने खाया, तो धीरे धीरे खाना खत्म हो रहा है ना। मान लो यहाँ देखो एक बार और, एक रोटी पहले इसने कुछ भी नहीं खाया था, ये जो बंदा है इसने कुछ नहीं खाया था, तो ये ऐसा था, यानी कि ग्रोथ इसकी कितनी है? 0। फिर इसने खाना जो है वो दबा के खाना स्टार्ट किया, तो इसकी ग्रोथ हो गई ऐसी। फिर क्या हुआ? अब ये बोला कि अब मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है, अब मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है, अब मैं नहीं खा सकता और मेरा खाना भी खत्म हो गया है। खाना क्या हो गया है? फिनिश हो गया है, अब इसके पास खाने को कुछ नहीं है और इसकी भूख भी बंद हो गई है। ठीक है, तो ये जो हो गई अब ये इस अवस्था में ठहर गया, चूंकि अब इसके पास खाना ही नहीं है, खाना ही खत्म हो गया। तो कुछ दिन बाद क्या होगा? खाना थोड़ा कम होगा, है ना, ग्रोथ कम होगी। ग्रोथ कम होगी तो अब ग्रोथ क्या होगी भाई? बिल्कुल ही रुक गई, क्योंकि अपने पास अब खाने को नहीं है। खाने को नहीं होगी तो भुखमरी हो जाएगी, भुखमरी हो जाएगी तो हमारी ग्रोथ भी रुक जाएगी, है ना। ग्रोथ रुक जाएगी तो ऐसी फेज आएगी कि बंदा अब भगवान जी को प्यारा हो गया है, यानी कि डिक्लाइन फेज। ठीक है, डिक्लाइन फेज में क्या आ जाएगा? यहां पर खाना खत्म हो जाता है और ये डेथ फेज की तरफ चला जाता है। ठीक है, डेथ फेज की तरफ चला जाता है। ये थोड़ा सा नीचे आएगा वैसे बच्चों, ये ऐसे हो जाता है आगे जाकर के। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाता है कि अब इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये भगवान जी को प्यारा हो गया है। आया समझ में? हमने क्या बोला? ये लैग फेज है, यहाँ पर क्या हुआ? धीरे धीरे खाना मिला, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ग्रोथ 0 है। खाना बहुत अच्छे से खाया, जम के खाया, ग्रोथ बढ़ी। कुछ ज़्यादा ही खा लिया, स्टेशनरी फेज पे, अब खाना खत्म होने की कगार पे है। ठीक है, खाना खत्म हो रहा है, यानी कि डिक्लाइन खत्म हो रहा है। बाद में क्या होगा भैया? बंदा ही चल बसा। आया समझ में कि ग्रोथ फेज कैसी होती है? सिग्मोइड कर्व, यहां तक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये जो है ये एस शेप्ड, इसको इंडिकेट करता है डिक्लाइन फेज तक। अब आ जाओ अपने उस पे। ठीक है, वृद्धि दर प्रभावित करने वाले कारकों को समान रखते हुए, कारकों को समान, वृद्धि को जो भी तापमान, ठीक है, जो भी उसको खाने में मिनरल चाहिए, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है भाई, पूरा एनवायरनमेंट दे रहा है ना। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक,
उसकी पीएच हो गई, उसका टेम्परेचर हो गया, उसके मिनरल्स हो गए, जो भी सब चीज़ें हैं उसमें होनी चाहिए, यानी कि समान मात्रा में, ठीक है, समान रखते हुए यदि हम कोशिका, पादप अंग या संपूर्ण पादप वृद्धि को मापन करें तो हम देखते हैं, यदि हम उसकी ग्रोथ को देखें तो हम क्या क्या देखेंगे, इसकी दर समान होती है, रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ रेट जो होगी, जो वृद्धि दर है वो समान रहेगी। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या दिया है, उसको समान चीजें दी, समान कारक दिए, हाँ या ना। वृद्धि दर का समय के साथ, अब जो टाइम है, ये सॉरी ये तो ये ग्रोथ होगा, है ना, और ये टाइम होगा, ठीक है, टाइम बढ़ता जाएगा, ग्रोथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ग्राफ खींचा जाए तब एस आकृति या सिग्मोइड आकार का चाप प्राप्त होता है, जिसे हम सिग्मोइड वृद्धि चाप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एस आकार का होता है, मैंने बना के दिखाया। यह एक वृद्धि वक्र होता है, जो 4 भागों में, ये जो स्टेजेस है इसकी वृद्धि की, वो 4 स्टेजेस में होती हैं। मंद वृद्धि काल यानी कि लैग पीरियड, यानी कि भोजन नहीं है। अधिकतम वृद्धि काल लॉग फेज, खूब खाना खाया दबा के। स्थिर वृद्धि काल, मोटा हो गया, खाना कम हो गया, भैया बस करो, ठीक है। मंद वृद्धि काल डिक्लाइन पीरियड, यानी कि अब खाना खत्म होने की बारी आ रही है, खाना खत्म हो रहा है तो डेथ फेज की तरफ जा रहा है, मृत्यु दर की तरफ जा रहा है। क्लियर बात आई समझ में? बेकने रोग क्या होता है? चावल में पाया जा रहा था, हाँ या ना, बेकने रोग। फिर क्या हो रहा था बेकने रोग की वजह से? कि पुष्पन क्रिया नहीं हो रही थी, इस जो उसका स्टेम था वो बहुत ज़्यादा इलांगेटेड हो रहा था, राइस में हमने देखा था, और इतना पतला और महीन हो रहा था कि वो नीचे गिरता जा रहा था। ये बेकने रोग था, राइस में देखा था, हाँ या ना। बेकने रोग धान में, पौधों में पाया जाता है। इस रोग में धान में कुछ असामान्य रूप से लंबे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और पुष्पन क्रिया नहीं हो जाती है। फुलिश सीडलिंग के नाम से जाना जाता है। याद आ रहा है? बेवकूफ नवोद्भिद, ये याद रखना चीजें। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शीर्ष प्रभाविता से आप क्या समझते हैं? देखो बच्चों, शीर्ष प्रभाविता क्या थी, वापस बता रही हूं। शीर्ष पर, ठीक है, ऑक्सिन होता है, शीर्ष पर ही होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? जो पार्श्व में निकलती है ना, ये जो कलिकाएं जो निकलती हैं, इसकी वृद्धि को रोकता है ना। जो ऑक्सिन होता है वो नीचे आ जाता है और जो पार्श्व में से जो कलिकाएं निकलती है वो उसकी वृद्धि को रोक देता है। तो हम क्या करते हैं, शीर्ष से यदि इसको काट दें तो ऑक्सिन आएगा ही नहीं, ऑक्सिन नहीं होगा तो पार्श्व की जो कलिकाएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। इसी को हम क्या कहते हैं? शीर्ष प्रभाविता कहते हैं। इसीलिए ये रीज़न होता है कि जो मेहंदी होती है उसकी कलम को क्यों काटा जाता है? ताकि वो आराम से एक झाड़ीनुमा ग्रोथ कर पाए। क्लियर बात? आओ देखें शीर्ष प्रभाविता, ठीक है। यहाँ पर कलिका की उपस्थिति से पार्श्व अस्तक कक्षस्थ जो कलिकाएं होती है, जो साइड में निकली हुई कलिकाएं होती हैं, उसकी वृद्धि पूर्णतः या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है और इसी को ही हम शीर्ष प्रभाविता कहते हैं, ठीक है। फिर जिसमें पादप झाड़ीनुमा हो जाता है, यहाँ पर देखो, यदि शीर्षस्थ कलिका को काट दिया जाए तो पार्श्व व कक्षस्थ कलिकाएं निकल जाएगी और झाड़ीनुमा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, मेहंदी व चने के शीर्षस्थ कलिकाओं को तोड़ते हैं। नेक्स्ट, बोल्टिंग प्रभाव क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था बोल्टिंग प्रभाव और बोल्टीकरण क्या होता है, ये अच्छे से देख लीजिएगा। अंकुरण के अंत में नवोद्भिद के शुष्क भार में कमी क्यों आ जाती है? अब बताओ, सीधी सी बात है, अंकुरण के अंत में जब अंकुरण होता है तो सारा जो पोषण होता है वो तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। अंकुरण में एनर्जी तो चाहिए, है ना, पोषण तो चाहिए, तो सारा पोषण खींच लेता है। तो जैसे जो बीज है, ये बीज है, अभी इसमें बहुत अच्छी सी वृद्धि हो रखी है, पोषण तत्व अच्छे हैं, तो ये इसका शुष्क भार भी ज़्यादा आएगा। अब क्या होगा, स्फुटित हो गया, ये लो अंकुरित हो गया, ठीक है, सारा पोषण तो निकल गया, तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, तो शुष्क भार कम हो जाएगा। यही चीज़ दे रखी है इसके अंदर, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। मेहंदी की झाड़ियों को शीर्ष भाग से माली कटिंग क्यों करता है? शीर्षस्थ प्रभाविता के कारण, ऑक्सिन के कारण। क्यों? क्योंकि कक्षस्थ कलिकाएं की जो वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाती है। यही इसका आंसर होगा, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फाइटोक्रोम क्या है, इसका क्या महत्व है? ठीक है, फाइटोक्रोम हमने पढ़े नहीं थे, तो फाइटोक्रोम कुछ शैवालों को छोड़कर सभी हरे पौधे, हरी शैवाल, लाल शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी व अनावृत बीजी पौधों में पाए जाने वाले वर्णक पिगमेंट होते हैं।
ये प्रोटीन युक्त क्रोमेटोफोर होते हैं, मैंने अभी बताया था, ये कुछ कलर्स प्रोवाइड कराते हैं। ये विभिन्न प्रकार के प्रकाश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं और रंग देते हैं। ठीक है। एब्सिसिक अम्ल का तनाव हार्मोन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? एब्सिसिक अम्ल को प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, प्रमुख वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना, ये प्रमुख वृद्धि हार्मोन का अवरोध करने वाला है, यानी कि उसको अवरुद्ध करने वाला हार्मोन होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये तनाव हार्मोन क्या करता है? ये प्रतिकूल अवस्थाएं जो होती है, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है प्रसुप्ति पे, उत्तर पक्वन काल पे, दीप्तिकालिता पे। ठीक है, आओ देख लेते हैं। डोरमेंसी मैंने बताया था। ठीक है, बीजों की शरीर क्रियात्मक रूप से निष्क्रियता की स्थिति में चले जाते हैं, जिसे डोरमेंट स्टेज कहते हैं, और ये परिघटना प्रसुप्ति यानी कि डोरमेंसी कहलाती है। नेक्स्ट, उत्तर पक्वन काल क्या है? आफ्टर राइपनिंग पीरियड। कई पौधों के बीज परिपक्व होने के तुरंत बाद अंकुरित नहीं हो पाते, वैसी ही कंडीशन है, अपितु कुछ समय के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। विश्राम काल की अवधि में ये बीज अंकुरण की क्षमता अर्जित कर लेते हैं, और इस विश्राम काल को, ठीक है, काल को उत्पक्वन काल, आफ्टर राइपनिंग पीरियड कहते हैं। विभिन्न जातियों के लिए यह अवधि भिन्न भिन्न होती है। देखो दोनों थोड़े थोड़े सेम है, तो हमें नहीं करना। बीजों की शरीर क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाते हैं, वो अंकुरण के लिए कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो पीरियड आ जाता है जिसमें वो अंकुरण नहीं करना चाहते हैं। तो दोनों में हमें क्या रखना है? क्लियरेंसी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि दोनों के आंसर में क्या क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है दीप्तिकालिता, फोटो पीरियडिज्म, यानी कि वही सूर्य की रोशनी में कार्य करने के लिए। पुष्पीय पादपों में निश्चित समय तक कायिक वृद्धि होने के पश्चात पौधे जनन अवस्था में प्रवेश करते हैं। कायिक अवस्था की बात सीधी सी बात है, जनन अवस्था में करेंगे, पुष्प के लिए आगे प्रेरित करेंगे, उनमें पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। कायिक अवस्था भिन्न भिन्न पौधों में अलग अलग होती है, सब में अलग अलग होती है। वेजिटेटिव वो फेज, पौधों में कायिक अवस्था से पुष्पन अवस्था में प्रवेश कई कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कायिक अवस्था से जनन अवस्था में जाने में हेल्प करते हैं या अवरुद्ध भी कर सकते हैं। इनमें से एक कारक प्रकाश की अवधि अर्थात दीप्तिकालिता है, यानी कि प्रकाश, सूर्य की रोशनी जो है, जब तक वो कैसा करेगा भाई, जनन क्रिया में जाएगा या नहीं जाएगा, या सिर्फ कायिक अवस्था में ही रहेगा, ये डिपेंड करता है। एक कारक है, क्या है? प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, उसी को हम क्या कहते हैं? दीप्तिकालिता कहते हैं। एक वैज्ञानिक ने इसके बारे में कहा भी है कि प्रकाश तथा अंधकार अवधियों के अंतरालों के प्रति, जो अंधकार हो रहा है और जो उजाला हो रहा है, उसके प्रति जो पादप है उसका कहते हैं ना प्रतिक्रिया क्या आ रही है, उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो ही क्या कहलाता है? दीप्तिकालिता कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा निबंधात्मक प्रश्न, निम्न पर टिप्पणियां लिखनी है। वृद्धि की प्रावस्था है, मैंने बता दी अच्छे से। वृद्धि गति की यानी कि किस तरीके से वो वृद्धि करता है। वृद्धि की प्रावस्थाएं हमने अभी पढ़ी थी। ठीक है भाई, कोशिका विभाजन प्रावस्था, सेल डिवीजन कैसे होगा, फिर उसमें सेल इलोंगेशन फेज होती है, फिर उसमें मैचुरेशन फेज होती है। फिर है हमारा, अच्छा सॉरी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉरी वापस से मैं कर देती हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये मैं नहीं बता रही हूँ निबंधात्मक प्रश्न, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो चीज़ें, वो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, हमेशा की तरह अच्छे से आप देख लीजिए कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें आंसर करना है, ये सब मैं चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। वृद्धि गति की, ग्रोथ काइनेटिक्स, ठीक है, इसमें सारा है। स्थिर वृद्धि काल, मंद वृद्धि काल, ये अपन ने अभी पढ़ा है विद ग्राफ, हाँ या ना। वृद्धि का मापन किस प्रकार किया जाता है, ये क्वेश्चन हमने नहीं देखा था, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, और उसके कारक भी। तो जो पादप वृद्धि है उसके मापन करने के लिए हमें 4 चीजें देखनी होती है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि द्वारा, भाई कोशिकाओं में कितनी वृद्धि हुई है, वैसे हम देख सकते हैं। कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों के आकार में वृद्धि की, भाई जो कोशिका है या जो टिश्यूज है या जो अंग है उसके आकार में, उसके साइज में कितनी वृद्धि हो रही है।
शुष्क भार में वृद्धि द्वारा उसका जो ड्राई वेट है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। रेखीय नाप द्वारा या उसका हम नाप लें, वो भी उसकी वृद्धि के मापदंड में ही आता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से अपन नाप सकते हैं। सरल अथवा सीधी विधि, सरल अथवा सीधी विधि, मान लीजिए ये लीव्स हैं, इसको मैंने नाप लिया, ठीक है, फिर थोड़े समय बाद ये बड़ी हो गई, इसको मैंने नाप लिया, ठीक है, अंतर आएगा तो हम सीधी या सरल विधि होगी, ठीक है। वृद्धि मापी द्वारा एक हम वो ले लेंगे, टूल ले लेंगे जिसको हम वृद्धि मापी यंत्र बोलते हैं, उसके द्वारा हम, ठीक है, इस तरीके से होता है, इसको चाप वृद्धि मापी भी कहते हैं। क्या होता है देखो, डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, कलर चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, एक तना, हमने एक प्लांट लिया है, ये तना है, तने पे हमने धागे से इसको बांध दिया और यहाँ पर एक भारी चीज लटका दी, ठीक है। जैसे तुम वो नहीं करते क्या, तोलते हो तो वो एक ऐसे होता है, फिर एक तरफ अपन भारी सामान रखते हैं, एक तरफ वॉट रख देते हैं, भाई ये 1 किलो का वॉट है, ये 2 किलो का वॉट है, फिर जो भारी होता जाता है तो हमें अपन को पता लग जाता है कि हाँ ये हैवी है। सेम यहाँ पर बांध देंगे। अब ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये नीचे आता जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्केल लगा देते हैं, है ना, एक स्केल लगा देते हैं, सूचकांक लगा देते हैं, जो हमें सूचना देता है कि हाँ ये जैसे जैसे पॉइंट नीचे जाएगा, है ना, ये पॉइंट, ये यहाँ पर देखो धागा बंधा हुआ है जिसकी वजह से ये स्क्रॉल करेगा, ये घूमेगा तो ये स्केल का भी मूवमेंट होगा, हाँ है ना, तो मूवमेंट होगा तो ये जो एरो है, जैसे मान लो ये एरो यहाँ थी, फिर ये यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ आ गई, फिर ये यहाँ आ गई, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ इसमें वृद्धि हो रही है। भाई तना ऊपर बढ़ेगा तो वो नीचे जाएगा, सीधी सी बात है, तना ऊपर बढ़ेगा तो वो जो ये भारी अपन ने वेट लगाया वो नीचे जाएगा और सूचकांक पे वो चेंज होता जाएगा। इसको हम बोलते हैं चाप वृद्धि मापी। क्लियर। वृद्धि दर को प्रभावित करने का अलग पूछे हैं तो प्रकाश, नेचुरल सी बातें करेगा। प्रकाश की तीव्रता कैसी होगी, भाई तेज प्रकाश चाहिए किसी को, मंद प्रकाश चाहिए, जैसे रात की रानी है ना, जो रात की रानी होती है, नाइट ग्लोरी जो प्लांट होता है वो रात में ही उसके पुष्प खिलते हैं, ठीक है, दिन में प्रकाश के उजाले में नहीं खुलते। तो प्रकाश की तीव्रता प्रभावित करती है किसी भी प्लांट की वृद्धि को, हाँ या ना। फिर प्रकाश की गुणवत्ता कैसी है, क्या प्रॉपर जो प्रकाश है वो जा रहा है, जैसे हरे पादपों को प्रकाश की आवश्यकता होती ही होती है। प्रकाश की अवधि कैसी है ना, कितनी अवधि चाहिए, रात में उसको ज़्यादा ग्रोथ होती है या दिन में होती है, ये अपन को देखनी होगी। जल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ताप, टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर, आप देखोगे ज़्यादा धूप होती है तो पौधे जल जाते हैं, काले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं ना, तो कितना ताप ज़रूरी है ये भी हमें देखना है। ऑक्सीजन लेवल, कुछ प्लांट्स को जो है ऑक्सीजन जो है वो कितनी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी ज़रूरत है अपना खाना बनाने के लिए, वो भी हमें देखना होता है। खनिज लवण, भाई भूमि से जो आप मिट्टी से जो खनिज लवण ले रहे हो वो कितनी मात्रा में चाहिए। पादप हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन क्या होता है, पादप वृद्धि पर इसके कार्य की प्रभाव की विवेचना दीजिए। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है एक एक चीज़। आपको पूरे ऑक्सीजन के बारे में लिखना है, कौन कौन से हमने किस तरीके से ऑक्सीजन को देखा, क्या किया, क्या क्या प्रभाव उस पर आएंगे, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। शीर्ष प्रभाविता, कोशिका दीर्घीकरण, जड़ों का समारंभन, अनिषेक फलन, ठीक है, फसली पौधों को गिरने से बचाना, ठीक है, प्रसुप्ता नियंत्रण, ये सब चीज़ें, पुष्पों की सघनता कम करना, विलगन पर प्रभाव, ये मैं एक एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ, खरपतवारों का उन्मूलन, भाई क्या क्या इसका रोल है, पर्वों का लघुकरण, उत्तक संवर्धन, ये हमने हर चीज़ पढ़ी है बच्चों, एक एक चीज़ मैंने बताई है। ऑक्सीजन की खोज वेंट ने करी, पॉल ने करी, किस तरीके से करी, वो सब चीज़ें मैंने आपको एक एक डायग्राम बना के बताई है। प्लीज़ आपको वो सब चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। पूरा सब कुछ आपके पास मटेरियल ऑलरेडी है, आपको सिर्फ आंसर उसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। ये हमने अच्छे से देख लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो यहाँ पर मैंने सबके वो बताए हैं कि किस तरीके से किस किस ने क्या क्या प्रयोग किए हैं। प्रसुप्ति किसे कहते हैं, प्रसुप्ति के कारण व इसको समाप्त करने के उपायों के बारे में हमें वर्णन करना है। तो प्रसुप्ति मैंने आपको बता दी है क्या होती है, ठीक है। फिर प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले कारक बता देते हैं हम। कठोर बीजावरण क्या होगा, अनेक पौधों के बीजों में, सॉरी बच्चों कलर चेंज कर लो एक बार,
अनेक पौधों के बीजों में बीजावरण अत्यधिक कठोर होता है। जो बीज का आवरण होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। यह बीजावरण अंकुरण के लिए आवश्यक जल, उदाहरण जैसे चना, मटर तथा ऑक्सिन जैसे जैंथियम के प्रति अपारगम्य होता है। अब क्या होता है, हार्मोन उससे पार, देखो जो कठोर चीज होगी उसके अंदर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, जबकि लचीली चीजों में हम आराम से जा सकते हैं। तो कठोर बीजावरण यांत्रिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, है ना, क्या देंगे इसको, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। भ्रूण को विकसित नहीं होने देता है, जैसे एमरेंथस। एग्जाम्पल, भ्रूण की अपरिपक्वता, ठीक है, भ्रूण जो है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पा रहा है, परिपक्व नहीं हो रहा है। कई पौधों में भ्रूण के परिपक्व न होने के कारण भी प्रसुप्तिता आती है। नेक्स्ट, उत्तर पक्वन काल की आवश्यकता, कि भाई रेस्टिंग फेज उसको चाहिए होती है। विशिष्ट तापक्रम व प्रकाश की आवश्यकता, ठीक है, दीप्तिकालिता, भाई प्रकाश की जरूरत है या कितनी है, ये सब चीजें हमें देखनी होती है। अंकुरण निरोधकों की उपस्थिति, भाई जो अंकुरण करवा रहे हैं, है ना, उसके लिए निरोध देते हैं, हाँ है ना, कि भाई रुक जाए, उसकी वजह से भी ऐसी चीजें होती हैं। बीज प्रसुप्ति भंग करने की विधियां, अब बीज की जो प्रसुप्ति है उसको भंग कर दें, वो कौन कौन सी विधियों के द्वारा, तो खुरचना, सैक्रिफिकेशन, ठीक है, शीतन उपचार जो मैंने बताया था, चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, एकांतरित तापक्रम द्वारा उद्भाषण, प्रकाश, इससे क्या होता है, हम उसकी जो प्रसुप्ति कालता है उसको हम भंग कर सकते हैं। दाब, प्रेशर करके, वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग करके। निम्न विषयों पर निबंध लिखिए, ये एक एक चीज अपन ने पढ़ ली, जो नहीं पढ़ी है मैं वो बता दूंगी। जिब्रेलिन, साइटोकाइनेन पढ़ चुके हैं, वृद्धि निरोधक पदार्थ हम देख चुके हैं, दीप्तिकालिता अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक गया है, जीर्णता व विलगन हम देख चुके हैं, बसंतीकरण हमें देखना है बस, ठीक है, लास्ट टॉपिक अपना जिब्रेलिन, ठीक है। देखो जो जो चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ वो नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई है मैं उस पर फोकस जरूर कर रही हूँ, जबकि क्वेश्चन आंसर पे मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, बच्चों को जो चीज जाननी चाहिए वो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। दीप्तिकालिता अपन ने पढ़ी है, जीर्णता, अमर वाला कि भाई कोई भी जीर्णतापन उसकी परिपक्वता के बाद वो समाप्त तो होता है ना कभी कभी, वो वाली चीज। विलगन, बसंतीकरण, ठीक है। अधिकांश पादपों की पुष्पन क्रिया पर उचित दीप्ति कालों के अतिरिक्त तापक्रम का ग्रहण प्रभाव पड़ता है। जो तापक्रम होता है, जो टेम्परेचर होता है, उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। पौधों के तापक्रम के प्रति व्यवहार को सर्वप्रथम अध्ययन लायंस्को ने चावल की 2 किस्म, शीत किस्म व बसंत किस्म पर किया। 1 वर्षीय पादपों में पुष्पन क्रिया मुख्यतः प्रकाश द्वारा प्रभावित होती है तथा तापमान प्रभाव द्वितीयक होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सुन लो। 1 वर्षीय पादपों पे पुष्पन क्रिया मुख्य प्रकाश द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है। और तापक्रम मतलब देखो, जो प्रकाश है वो प्रमुख कारक है और तापक्रम टेम्परेचर है वो द्वितीय कारक है। किस पे? 1 वर्षीय पादप पर। सुना ये बात। अब क्या होगा, द्विवर्षीय पादपों में इससे भिन्न होती है स्थिति। इसमें प्रथम वर्ष में केवल कायिक वृद्धि होती है। पुष्पन की क्रिया द्वितीय वर्ष में होती है। कहाँ होती है? द्वितीय वर्ष में, ठीक है, यानी कि जनन क्रिया संपन्न होती है, किंतु पुष्पन क्रिया से पूर्व इन्हें शीत क्रिया में, जो अपन रखते हैं ना शीत उपचार, शीत ऋतु में निम्न तापक्रम पे उद्भासित अथवा उपचारित करना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? शीत उपचार के अभाव, ठीक है, में इन द्विवर्षीय पौधों में जनन प्रावस्था प्रारंभ नहीं होती है, अंकुरण नहीं होता है। मैंने बताया था ना, रेस्टिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाँ है ना, कि भैया अंकुरण में तब करूंगा जब मैं सो जाऊंगा, क्योंकि मैं थक चुका हूं, ठीक है। तो शीत उपचार देना बहुत जरूरी है। पौधे कायिक अवस्था में ही बने रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जनन क्रिया में जाना ही नहीं चाहते। शीतकालिक किस्मों में कम तापमान की आवश्यकता को कृत्रिम शीत उपचार द्वारा पूरा कर लिया जाता है, जिससे इनमें ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन क्रिया कराई जा सके। अब जैसे ही फिर शीत ऋतु तक इसको स्टोर कर लिया जाता है, उसमें क्या करवाई जाती है? रेस्टिंग फेज दी जाती है, उसमें एक पुष्पन क्रिया करने के लिए एक क्षमता प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि ग्रीष्म ऋतु आने तक वो पुष्पन क्रिया करने के लिए कैपेबल हो जाए, ठीक है। पौधों में शीत उपचार द्वारा पुष्पन प्रेरण की यह क्रिया वसंतीकरण कहलाती है। क्लियर बात? आया समझ में? चीजें क्लियर हो गई? ये अपना वसंतीकरण, बहुत सारी किस्म को हमने देखा है, ठीक है।
तो आज बच्चों जो है हमारा जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाला जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हो गए हैं। इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों देखो, आपको मैं आपको चैप्टर क्यों पढ़ाती हूँ, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आंसर कर पाओ। लेकिन चूंकि 13 चैप्टर में से कुछ कुछ पार्ट कट गए थे तो मैंने उसके क्वेश्चन करवाए हैं। क्यों करवाए, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आंसर करने के लिए तो प्रिपेयर है। बसंती करंट पे क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे आंसर करोगे, है ना। दीप्ति कालिता पे आ गया तो कैसे आंसर करोगे, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जो कोशिश करी है आपको ये भी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।